रात के अंधेरे का फायदा उठाकर देवर अपनी मां समान भाभी के साथ कुछ गलत करना चाहता था, लेकिन उसके बाद भाभी कुछ ऐसा कर देती है जिसकी देवर ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में ऐसा जिसकी देवर ने कल्पना भी नहीं की होगी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर दो माता पिता हैं और दो उनके बच्चे हैं। बड़े लड़के का नाम प्रदीप है, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। अच्छी खासी उसकी सैलरी आया करती है और उस सैलरी को वो अपने घर वालों को दिया करता है। उन बच्चों के जो पिता हैं वो सरकारी टीचर से रिटायर हैं, तो उनकी भी पेंशन आया करती है। इसी वजह से घर के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटा एक लड़का होता है जिसका नाम है राकेश। राकेश जो कि 19 साल का है और फिलहाल वह कॉलेज की पढ़ाई को कर रहा है। कॉलेज की पढ़ाई को करते समय वह ना तो ज़्यादा किसी से दोस्ती रखा करता है और अपनी दुनिया में चुपचाप सा रहा करता है। राकेश के पिता बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं और वह अपने बच्चों को अच्छी सलाह दिया करते हैं, यानी कि घर के अंदर कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपना अपना किरदार अच्छी तरह से निभा रहे थे। बड़ा भाई प्रदीप राकेश से प्यार किया करता है और वो उसकी हर छोटी मोटी जरूरत को बिना कहे ही पूरा कर दिया करता है। इसी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी राकेश के जो घर वाले होते हैं वो उसके बड़े भाई प्रदीप के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब बेटा पढ़ लिख कर अच्छा खासा कमाया करता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दें और शादी कराने के बाद ये अपने परिवार को बसाएगा। इसी सोच को लेकर जो प्रदीप के पिता हैं वो उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों ढूंढने के बाद रिश्तेदारी के कांटेक्ट से उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया जो कि गांव की रहने वाली थी और देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। सोनिया पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन साथ में उसके अंदर ढेर सारे संस्कार भी बसा करते थे। सोनिया से प्रदीप की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनिया प्रदीप के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। सोनिया अच्छी तरह से घर वालों का ख्याल रखा करती, अपने सास ससुर का कहा माना करती और अपने पति की सभी जरूरतों का ध्यान रखा करती। इधर जो उसका छोटा देवर था जिसका नाम राकेश था, उसको भी लाड चाव से घर के अंदर रखा करती है। छोटे देवर से कभी कभी वो ठटोल कर लिया करती, क्योंकि देवर भाभी का नाता ही ऐसा होता है। और इस बात को देखकर जो छोटा देवर राकेश होता है वो अपनी भाभी के बारे में गलत तरह की भावनाएं अपने मन के अंदर उत्पन्न करने लगता है। वह सोचने लगता है कि भाभी मुझसे मजाक करती है और इसका मतलब कुछ और ही वो समझ बैठता है। इसी बात को सोचकर जो राकेश होता है उसके मन में अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी भाभी उससे मजाक करती रहती है और तभी एक दिन अचानक से राकेश को सर्दी खांसी हो जाती है। जब उसे सर्दी खांसी होती है तो वह बीमार हो जाता है और बीमारी के दौरान जो उसकी भाभी होती है उसकी छाती पर बाम लगाने लगती है और उसकी माथे पर बाम लगाने लगती है। राकेश छोटा देवर था, लेकिन उसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी और यह बात वह भाभी कहीं ना कहीं भूल चुकी थी। बाम लगाने के बाद वह उसे आराम करने के लिए कह देती है और अपने काम धंधे में जुट जाती है। लेकिन राकेश इस बात का भी गलत ही मतलब निकाल लेता है। जिस तरह से उसने प्यार के साथ अपने देवर को बाम लगाया था, वह सोचने लगता है कि भाभी कुछ और चाहती है और इसी वजह से इन्होंने मेरी छाती पर बाम लगाया है। इन्हीं बातों को सोच सोचकर राकेश का व्यवहार बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। कहीं ना कहीं ये बात घर वालों को भी दिखाई देती है, लेकिन घर वाले सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से पड़ोस की ही एक लड़की जिसकी उम्र महज 11 साल थी, वह राकेश के घर में आती है। छुट्टी का दिन था, राकेश भी वहीं पे था, राकेश का बड़ा भाई प्रदीप भी वहीं पे था और पूरा परिवार वहीं पर बैठा हुआ था। वह लड़की आकर वहां पर किसी चीज के लिए आई थी, लेकिन राकेश उस लड़की को अलग तरह की निगाहों से देखने लगता है। बैठा बैठा उसको घूर रहा था और घूरते घूरते उसके बारे में गलत विचार अपने मन के अंदर ला रहा था। थोड़ी देर उसको घूरते हुए हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वह अपने आप को संभालता है और सोचने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मेरी बच्ची के समान है। क्योंकि अक्सर वो पड़ोस वाली जो लड़की थी वो उसको राकेश चाचू कहकर पुकारा करती थी और यह बात मैं कहीं ना कहीं इस टाइम पर भूल गया था। इसके बाद एक दिन शाम का समय होता है। शाम के समय उसके भैया और माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और लेट नाइट तक वो वापस आने वाले थे। घर के अंदर केवल राकेश और उसकी भाभी ही थे और इसी दौरान बाहर बारिश भी होने लगती है। अब जैसे शहर के अंदर बारिश होती है तो तेज बारिश होने के कारण उनकी बिजली भी कट हो जाती है और घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे घर के अंदर अंधेरा होता है तो राकेश के मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होने लगती है और वह अपनी भाभी के बारे में गलत तरह के विचार सोचने लगता है। सोचते सोचते धीरे धीरे वह अपनी भाभी के कमरे की तरफ बढ़ता है, जिस कमरे के अंदर उसकी भाभी आराम कर रही थी। वहां पर जाने के बाद
धीरे से वह दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद अपनी भाभी के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी भाभी पूरी तरह से नींद में थी और बैठने के बाद राकेश अपनी भाभी का हाथ धीरे धीरे सहलाने लगता है। जैसे वो सहलाता है तो एकदम से उसकी भाभी सोनिया की नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही वो एकदम से बिस्तर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो राकेश की तरफ मुंह करती है और कहती है कि राकेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राकेश जो होता है वो एकदम से अपनी भाभी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि भाभी काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप जो मेरे बारे में सोच रही हो मैं भी आपके बारे में वही सोचा करता हूँ और आज हमारे पास मौका है। इस बात को सुनते ही जो राकेश की भाभी होती है उसकी भौहें चढ़ जाती हैं और वो तेज आंखों को निकालकर एक जोरदार थप्पड़ राकेश को जड़ देती है। कहती है कि बदतमीज तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी भाभी हूं और भाभी का दर्जा मां के समान होता है। लेकिन राकेश एकदम से अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी मैं तो आपको भाभी ही समझता था, लेकिन आपने उस दिन जो मुझे बाम लगाया था और आप मुझसे जो मजाक किया करती हो इसी वजह से मैंने ऐसा सब कुछ सोचा है। लेकिन तभी उसकी भाभी कहती है कि मजाक तो तुझसे तेरे भैया भी करते हैं तो फिर उनके साथ तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे। और रही बात बाम लगाने की, बाम तो कभी कभी माजी भी तुम्हें लगा दिया करती है, तो माजी के लिए भी तुम ऐसी फीलिंग रखते हो अपने मन के अंदर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोचते हो। ऐसा कहकर उसकी भाभी वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है और इन बातों का राकेश के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी वह अपनी भाभी के बारे में सोच रहा था वह सारा कुछ गलत था और उसकी भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसा वो उसे समझ रहा था। इसके बाद राकेश अपना सर नीचे करता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है और वहां पर अपने बिस्तर में पड़ा पड़ा बहुत कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह दोबारा से अपनी भाभी के पास आता है और वहां पर उनसे माफी मांगता है। कहता है कि भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन सभी बातों के बारे में भैया और घर वालों को पता ना चल जाए, वरना मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और घर वाले न जाने हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बाद उसकी भाभी कहती है कि कोई बात नहीं, आज ये तेरी पहली गलती समझकर मैं माफ कर रही हूं, लेकिन आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर देख लेना मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद राकेश दोबारा से अपने कमरे में आ जाता है और पड़ा पड़ा बीते दिनों की सभी बातों को सोचने लगता है। जब वह गहराई से उन बातों पर गौर देता है जो उसकी भाभी ने उससे मजाक किया था और उसको बाम लगाया था, तो उसके अंदर एक ममता की भावना थी और जिसे राकेश देखकर भी अनदेखा कर चुका था और उसके बाद उसने अपनी भाभी के साथ ऐसा कर दिया था। उसको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इधर वह उस बात के बारे में भी सोचता है जब पड़ोस की वह बच्ची जो उसको चाचा चाचा कहकर बुलाया करती थी, उस बच्ची को देखकर उसके मन में गलत तरह के विचार आए थे और इन सभी बातों का राकेश हल ढूंढने लगता है। पूरी रात भर वह बिस्तर में पड़ा पड़ा सोचता रहता है, लेकिन सुबह तक उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आती है और वह सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो राकेश था वो पहले से ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन कुछ दिनों पहले से जब से वो कॉलेज जाने लगा है और उसके भैया की शादी हुई है और उसके पास मोबाइल फोन आया है, उस दिन से उसके मन के अंदर ये गलत तरह के विचार आने लगते हैं और इसी बात को लेकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह उठता है तो उसकी नजर उसकी भाभी से नहीं मिल पाती है और वह अपनी नजरें चुराकर घर के अंदर इधर उधर ऐसे जैसे तैसे तैयार होता है और तैयार होने के बाद अपने कॉलेज पहुंच जाता है। लेकिन राकेश कॉलेज के अंदर जाकर भी पिछली रात की उस बात को सोच रहा था जो उसकी भाभी ने उससे कहा था, क्योंकि जो कुछ भी उसकी भाभी ने कहा था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर राकेश के स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही थी जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद राकेश हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद कॉलेज के एक प्रोफेसर से, जो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, और उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि अक्सर राकेश अपनी निजी प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे बात कर लिया करता था। तो वह हिम्मत करता और हिम्मत करने के बाद जब वह प्रोफेसर साहब अकेले होते हैं तो वहां पर उनके पास बैठकर उन्हें अपनी पूरी समस्या के बारे में बताता है। वह कहता है कि सर, पिछले कुछ दिनों से जब से मेरे भैया की शादी हुई है उसके बाद से मेरे स्वभाव में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई है। मेरे अंदर गलत तरह के विचार पनपा करते हैं और इन्हीं विचारों को लेकर एक दिन तो पड़ोस की लड़की को मैं बड़ी बुरी तरह से देख रहा था और देखने के बाद उसके प्रति भी मेरे मन में गलत तरह के विचार पनपने लगे। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं और किस वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। अब जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के बाद वो बड़ी ही सरलता से राकेश को जवाब देते हैं। कहते हैं कि बेटा, ये प्रॉब्लम तुम्हारी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाना होगा, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास। इसके बाद राकेश प्रोफेसर साहब से पूछने लगता है कि सर, आप ही कोई साइकोलॉजिस्ट
साइकोलॉजिस्ट बता दीजिए जो अच्छे से मेरी बीमारी का सॉल्यूशन कर सके। इसके बाद जो राकेश के सर होते हैं वो उसको एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर देते हैं और राकेश वहां पर जाने लगता है। वहां पर जाने के बाद राकेश की जब पहली मीटिंग डॉक्टर साहब से होती है तो डॉक्टर साहब उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। सबसे पहले उसे बचपन के बारे में सवाल पूछते हैं, बचपन में तुम क्या करते थे, किस तरह से रहते थे। तो वह बचपन की सारी बातें डॉक्टर साहब को बता देता है और जो जो सवाल वो पूछते हैं उन सवालों के सही सही जवाब डॉक्टर साहब को दे देता है। धीरे धीरे करके राकेश को वहां पर जाते हुए 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन तक ये सवालों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अब राकेश उन सब चीजों से अपना ध्यान हटाकर इसी बात पर केंद्रित करता है कि डॉक्टर साहब मुझसे फीस भी ले रहे हैं और साथ में मेरा कोई इलाज भी नहीं कर रहे हैं। ना तो उन्होंने मुझे कोई दवाई दी है जिस दवाई को खाकर मेरी ये बीमारी ठीक हो सके और ना ही उन्होंने किसी भी तरह के कोई मेरे टेस्ट कराए हैं जिन टेस्टों से ये पता चल सके कि किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब जैसे 15 दिन कंप्लीट होते हैं, 16वें दिन राकेश डॉक्टर साहब के पास जाता है और वहां जाकर उनसे कहने लगता है कि डॉक्टर साहब इस तरह से कैसे चलेगा, आप पिछले 15 दिन से लगातार मुझे सवाल पूछ रहे हो और उन सवालों के बदले मैं आपको सही सही जवाब भी दे रहा हूं, लेकिन आज तक आपने मेरी बीमारी का इलाज मुझे नहीं बताया है। आखिर कब आप मेरी बीमारी का इलाज करोगे। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, बीमारी का इलाज करने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि बीमारी हो किस वजह से रही है। अगर कारण हमें पता चल जाएगा तो बीमारी को खत्म करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसके बाद राकेश कहने लगता है कि डॉक्टर साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन जब तक आप मेरा कोई टेस्ट नहीं करोगे तो मेरी बीमारी का आपको पता कैसे चलेगा कि किस वजह से मुझे बीमारी हुई है। तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि जो आज तक मैं तुमसे करता आया हूं सवाल, वो सवाल तुम्हारी बीमारी के कारण जानने के लिए ही है। मैं मनोचिकित्सक हूं और मनोचिकित्सक का काम करने का तरीका यही होता है। इसी तरह से बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है और पिछले 15 दिनों से लगातार सवाल करने की वजह से मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारे अंदर इस तरह के गलत विचार आने लगे। तो राकेश जिज्ञासा भरी दृष्टि से डॉक्टर साहब की तरफ देखता है और कहता है कि डॉक्टर साहब बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ जो मेरे मन के अंदर इस तरह के विचार आने लगे। तो एकदम से जो डॉक्टर साहब है वो राकेश से कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो समस्या है वो तुम्हारा मोबाइल फोन है। जब से तुम्हारे पास मोबाइल फोन आया है उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर गलत तरह के विचार आने लगे हैं। तुम मोबाइल फोन के अंदर गलत तरह की चीजें देखते हो, जिन चीजों को देखने की वजह से तुम्हें भी वो सब चीज महसूस करने का मन करता है और इसी वजह से तुम्हारे अंदर ऐसे विचार प्रकट होते हैं। जो कुछ भी तुम अपने फोन पर देखा करते हो उस टॉपिक को फौरन से चेंज कर दो और अपने अंदर अच्छे विचार लाने के लिए अच्छी चीजें देखो, उससे ही तुम्हारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब यह बात सुनते ही राकेश एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी डॉक्टर साहब कह रहे थे उसके बारे में ना तो राकेश ने कभी डॉक्टर साहब को बताया था कि उसने अपने फोन पर क्या क्या देखा है, लेकिन डॉक्टर साहब को फिर भी सब कुछ के बारे में पता चल गया था। डॉक्टर साहब की इस बात को सुनकर राकेश को विश्वास हो जाता है कि सच में ही यह कारण है जिस कारण की वजह से मेरे अंदर ये गलत तरह के विचार आते हैं। वह डॉक्टर साहब के सामने इस बात को कबूल करता है कि वह मोबाइल फोन पर गलत तरह की चीजें देखा करता है। इसके बाद वह डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं अपने फोन पर या कहीं भी किसी भी गलत चीज को देखने से परहेज करूंगा। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो राकेश से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे विश्वास है लगभग 1 महीने के अंदर तुम्हारी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और तुम्हारे मन के अंदर अच्छे विचार आने लगेंगे। इसके बाद राकेश वहां से वापस आता है और डॉक्टर साहब की बताई गई राह पर चलने लगता है। वह अच्छी तरह के वीडियो देखता, जिन वीडियोस को देखने के बाद उसके मन के विचार एकदम से बदलने लगते हैं और लगभग 20 दिन के अंदर उसका मन पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया था और वह अच्छे विचार अपने मन के अंदर ले आया था। इसके बाद वह अपनी भाभी से भी नजरें मिलाकर बात करता है और एक दिन उनसे कह देता है कि भाभी, मेरे को छोटी सी बीमारी हो गई थी जिस वजह से आपके साथ मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन आगे जिंदगी में कभी भी आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद भाभी कहती है कि कौन सी बीमारी, तो वो पूरी कहानी अपनी भाभी को बता देता है और कहता है कि इस वजह से मैंने आपके साथ ऐसा किया था, लेकिन आगे जिंदगी में कभी भी ऐसी आपको शिकायत नहीं मिलेगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने घर वालों से मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा, वरना मैं अपने घर वालों के सामने आंखें नहीं मिला सकता था। इस बात को सुनने के बाद भाभी राकेश से कहने लगती है कि देखो, देवर भाभी का जो रिश्ता होता है उसको लोगों ने वैसे ही बदनाम कर रखा है। असलियत में देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार किया करती है, उसी तरह से एक भाभी भी अपने देवर को प्यार किया करती है। लेकिन आज की इस दुनिया में हर जगह पर, चाहे वो टीवी हो या फोन हो, इस रिश्ते को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी वजह से आपके मन के अंदर ऐसे विचार आए और मैं ये बात भली भांति समझ सकती हूँ। तो तुम कैसी भी चिंता मत करो, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। कोई भी कैसी भी
भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो राकेश की भाभी सोनिया होती है वो अपने पति से इस बारे में जिक्र करती है और कहती है कि अब छोटा बड़ा हो गया है, क्यों ना हम इसकी शादी करा दे, घर के अंदर मेरी देवरानी आ जाएगी और उसके साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। इसके बाद जो प्रदीप होता है वह अपने भाई की शादी के लिए अपने पिता से बात करता है और पिता भी इस बात के लिए सहमत होता है। कुछ दिनों बाद राकेश की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद राकेश की पत्नी घर के अंदर आती है। परिवार अच्छी तरह से खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करता है और किसी को भी कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो गया गलत तरह की चीजें देखने की वजह से। और यही कारण है जो बुजुर्ग लोग हमें पौराणिक कथाएं सुनाया करते हैं, जिन कथाओं को सुनने के बाद हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं और यही अच्छे विचार हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। बाकी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसकी एक कहानी है उसने खुद इस कहानी को बताया है ताकि उसकी इस कहानी से लोग शिक्षा ले सके और अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोक सके। इस तरह की चीजों से परहेज करें जो चीजें आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजिंग ला सकती हैं और उन चेंजिंगों के हिसाब से अनर्थ भी हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी कहानी बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर की जिन्होंने हमारी वीडियोस पर बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं और जिनके कमेंट को देखने के बाद हमारा दिल खुश हो जाता है। सबसे पहला नाम है शाहनवाज, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया था। बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो शाहनवाज जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा है अज्जू बाबा, जिन्होंने लिखा है वेरी नाइस स्टोरी। तो अज्जू बाबा आपका भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस लायक समझा। तीसरा है इरफान खान। तो इरफान जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। चौथा है अनुराग जी। अनुराग जी ने भी बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया था और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। पांचवा है डॉक्टर अमर मुंबई से। ये भी हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारी वीडियो पर बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। तो डॉक्टर अमर यादव जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला कमेंट है भगवान पटेल जी का। भगवान पटेल जी ने लिखा है कि आपकी कहानियां बहुत ही ज्यादा रोचक होती हैं और दिल को छू लेने वाली होती हैं। तो भगवान पटेल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और हमारे इस चैनल पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी और कमेंट करते हैं। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूं तो आप लोग बुरा मत मानना, आने वाले किसी वीडियो में आपका भी नाम ले दिया जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना प्यार हम पर बरसाते रहें, हम लोग भी आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।